मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th आज हम पढ़ेंगे जैनेंद्र कुमार जी की लिखी कहानी पाजेब। उनका जो काल था सन 1905 ईस्वी से 1988 ईस्वी था। 20वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य के देदीप्यमान सितारे जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी सन 1905 ईस्वी में कौडियागंज ज़िला अलीगढ़ में हुआ। इनका बचपन का नाम आनंदी लाल था। जैनेंद्र जी की आरंभिक शिक्षा सन 1911 से 18 तक ऋषि ब्रह्मचार्य आश्रम हस्तिनापुर में हुई। सन 1919 ईस्वी से 1920 ईस्वी में इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्ययन किया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में वह पूरे मनोयोग से जुड़े रही। डॉक्टर के एम मुंशी तथा प्रेमचंद के साथ मिलकर इन्होंने महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना की। प्रेमचंद की मृत्यु के उपरांत हंस का संपादन भी जैनेंद्र जी ने ही किया। जैनेंद्र जी को अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुख्य हैं पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा 1971 ईस्वी में, साहित्य अकादमी की फेलोशिप 1974 ईस्वी में, 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इनका निधन हो गया। रचनाएं इनकी प्रकाशित रचनाएं कृतियों में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा तथा व्यतीत उपन्यास, फांसी बतायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात दो चिड़ियाँ, पाजेब, जयसंधि आदि कहानी संग्रह हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्योदय, मंथन, सोच विचार आदि निबंध संग्रह उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त इनके अनुदित ग्रंथ व संपादित ग्रंथ भी हैं। पाठ परिचय। पाजेब जैनेंद्र जी की बाल मनोविज्ञान की कहानी है। लेखक ने अत्यंत संवेदनशीलता से छोटी छोटी घटनाएं इसमें प्रस्तुत की हैं। पाजेब के खो जाने की घटना को लेकर बाल स्वभाव को बहुत ही स्वाभाविक और यथार्थपूर्ण ढंग से उजागर किया है। यह घटना अपनी सच्चाई से इतनी मार्मिक है कि बच्चों की अदालत में बड़ों को गुनहगार साबित कर देती है और बड़े अपने व्यवहार के पुनर्निरीक्षण पर बाध्य हो जाते हैं। आगे है कहानी पाजेब। पाजेब। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वह बड़ी अच्छी मालूम होती है। उसकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब का मानो निज का आकार कुछ नहीं है। जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल ही रहती है। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी कि फिर दूसरी ने भी पहनी। देखा देखी में इस तरह उनका पहनना मुश्किल हो गया। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला, कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेगी। मैंने कहा कि कैसी पाजेब? बोली कि हाँ वही जैसे रुकमन पहनती है, जैसे शीला पहनती है। मैंने कहा कि अच्छा। बोली कि मैं तो आज ही मंगा लूँगी। मैंने कहा कि अच्छा भाई आज सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वह मुन्नी सहज मानने वाली ना थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा कि अच्छा तो तेरी पाजेब अब के इतवार को ज़रूर लेती आऊँगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी उन्हें पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहाँ शुमकती फिरी। रुकमन के पास गई और कहा, देख रुकमन मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया, तारीफ़ की। सचमुच वह चांदी की सफ़ेद 2-3 लड़ियाँ सी टखनों
को चारों ओर लिपट कर चुपचाप बिछी हुई ऐसी सुघड़ लगती थी कि बहुत ही, और बच्ची की खुशी का ठिकाना ना था। हमारे महाशय आशुतोष, जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी धजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी मुन्नी को पाजेब शायद दिखाने के लिए आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना ही मालूम होता था। वह खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी सो हम भी बाईसाइकिल लेंगे। बुआ ने कहा कि अच्छा बेटा, अब के जन्मदिन को तुझे भी बाईसाइकिल दिलवाएंगे। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा कि छी छी, तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां किया करती हैं और लड़कियां रोती हैं। कहीं बाबू साहेब लोग रोते हैं? आशुतोष बाबू ने कहा कि तो हम बाईसाइकिल जरूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज़। बुआ ने कहा कि हाँ, यह बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाईसाइकिल मिलेगी। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी से पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था। वह फिर उतार कर रख दी गई, जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब वह बारीक और शुभ काम की थी और खासे दाम लग गए थे। श्रीमती ने हमसे कहा कि क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी एक बनवा लूं। मैंने कहा कि क्यों ना बनवाओ, तुम कौन 4 वर्ष की? मैंने कहा कि क्यों ना बनवाओ, तुम कौन 4 वर्ष की नहीं हो? खैर, यह हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज़ पर था कि श्रीमती ने आकर कहा, तुमने पाजेब तो नहीं देखी? मैंने आश्चर्य से कहा कि क्या मतलब? बोली कि देखो, यहाँ वेज पर तो नहीं है, एक तो है पर दूसरे पैर की मिलती नहीं, जाने कहाँ गई। मैंने कहा कि जाएगी कहाँ, यहीं देख लो, मिल जाएगी। उन्होंने मेरे मेज़ के कागज़ उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। मैंने कहा कि यह क्या कर रही हो, यहाँ बैग कहाँ से आएगी? जवाब में वह मुझी से पूछने लगी कि तो फिर बैग कहाँ है? मैंने कहा कि तुमने तो ही रखी होगी। कहाँ रखी थी? बतलाने लगी कि मैंने दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों को अच्छी तरह संभाल कर उस नीचे वाले बॉक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक है, दूसरी गायब है। मैंने कहा कि तो चलकर भैंस कमरे में कैसे आ जाएगी? भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, वह कहीं वहीं फर्श पर छूट गई होगी। देखो, मिल जाएगी, कहीं जा ना सकती। सॉरी। इस पर श्रीमती कहासुनी करने लगी कि तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूँ कि मैंने दोनों संभाल कर रखी हैं। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर कहाँ यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो? यहाँ रखी थी, वहीं से ले लो ना। वहाँ नहीं तो फिर किसी ने निकाली ही होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, हो ना हो बंसी नौकर ने निकाली है। मैंने रखी तब वह वहाँ मौजूद भी था। मैंने कहा कि तो उससे पूछो। बोली कि वह तो साफ इनकार करता है। मैंने कहा तो फिर? श्रीमती जोर से बोली कि तो फिर मैं क्या बताऊं, तुम्हें तो किसी बात की भी फिक्र नहीं है। डांट कर कहते क्यों नहीं हो? उसी भंसी को बुलाकर ज़रूर पाजेब उसी ने ली है। मैंने कहा कि अच्छा, तो उसे क्या कहना होगा? यह कहूँ कि ला भाई पाजेब दे दे। श्रीमती झल्लाकर बोली कि हो चुका, बस कुछ तुमसे तुम्ही ने तो उस नौकर को शहजोर बना रखा है। डांट ना फटकार, नौकर ऐसे सिर ना चढ़ेगा तो क्या होगा? बोली कि कह तो रही हूँ कि किसी ने उसे बॉक्स में से निकाला ही है और 16 में 15 आने यह बंसी है।
सुन रहे हो ना, वही है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होता है। इस पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानते, वह बड़े छंटे होते हैं, जरूर बंसी ही चोर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते हैं। मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा। बोली, पूछा था, वह तो खुद ट्रंक और बॉक्स के नीचे घुस घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद करता रहा, वह नहीं ले सकता। मैंने कहा, उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बरजते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा, तुम ही हो उसे पतंग की शह देने वाले। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब ही पड़ी मिल गई हो तो। बोली कि नहीं नहीं, मिलती तो वह बताना देता। खैर, बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और एक डोर का पिना नया लाया है। श्रीमती ने कहा कि यह तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाज़त दी। बस सारे दिन पतंग पतंग, यह नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबकी भी कोई बात पूछो। मैं सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ ताड़ दूँ उसकी सब डोर और पतंग। हाँ, तो सारे वक्त ही वही धुन। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगी। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उसे पूछा कि क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही, तुमने तो नहीं देखी? वह गुम हो गया, मैं उस जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा कि देखो बेटा, ली हो तो कोई बात नहीं, सच कह देना चाहिए। उसका मुंह और भी फूल गया और वह गुमसुम बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपराध वृत्तित को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं। बालक का स्वभाव कोमल होता है, सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए इत्यादि। मैंने कहा कि बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं, सच कहने से घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो बेटा, हम कोई सच कहने की सज़ा थोड़ी ही दे सकते हैं, बल्कि सच बोलने पर तो इनाम मिला करता है। आशुतोष सब सुनता हुआ बैठा रह गया। उसका मुंह सूजा था, वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। रह रह कर उसके माथे पर बल पड़ते थे। क्यों बेटा, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा कि मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। यह कहकर वह रोने का हो आया, पर रोया नहीं, आंखों में आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ कि अगर दोष का लक्षण उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा, देखो बेटा, डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई पाजेब मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े रहकर फिर यहाँ वहाँ पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली, आशु से तुमने पूछ लिया, क्या ख्याल है? मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है, नौकर का काम तो यह है नहीं। श्रीमती ने कहा कि नहीं जी, आशु भला क्यों लेगा? मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसे गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता है कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होता है कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं है, बल्कि यह हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्ज़ाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयानक हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई, यह और भी कहीं भयावह है। यह हमारी आलोचना है, हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को दी है ना? कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैं एक छाया ताड़ना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा,
कि कोई बात नहीं, हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं। ठीक बताओ बेटा, कैसा हमारा सच्चा बेटा है? मानो बड़ी कठिनाई के बाद अपना सिर हिलाया। उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है ना चुन्नू को? उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा कि मुंह से बोलो, चुन्नू को दी है? उसने कहा हाँ हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के। आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से उसे गोद में लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया। उल्लासपूर्वक बोला कि देखो, हमारे बेटे ने सच कबूल किया है। पाजेब उसने शुन्नू को दी है। सुनकर उसकी माँ खुश हो गई। उन्होंने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी और उसकी बलैयाँ लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुरा आया, अगरचे एक उदास था। उदासी सी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी। उसके बाद अलग से जाकर मैंने उससे प्रेम से पूछा कि पाजेब शुन्नू के पास है ना? जाओ, मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रह गया। मैंने कहा कि जाओ बेटे, ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो वह बोला कि शुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा? मैंने कहा कि तो जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही बात कहता रहा कि पाजेब शुन्नू के पास ना हुई तो वह देगा कहाँ से? अंत में हारकर मैंने कहा कि वहाँ कहीं तो होगी। अच्छा, तुमने कहाँ से उठाई थी? पड़ी मिली थी? फिर नीचे जाकर वह तुमने शुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे। हाँ। कहाँ बेचने को? कहाँ मिठाई लाएंगे? नहीं, पतंग लाएंगे। अच्छा, पतंग को कहाँ? हाँ। सो पाजेब शुन्नू के पास रह गई। हाँ, तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटा, उससे ले आओ। कहना मेरे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि शुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा? मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि तो कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है? क्या किया है? बोलते क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कुछ बोलते क्यों नहीं? और वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कुछ कहते क्यों नहीं? वह गुमसुम रह गया और नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा कि जाओ, यहाँ हो वहीं से पाजेब लेकर आओ। जब वह अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़ कर उठाया। कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं है। उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के एक कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, यह मैं कुछ समझ ना सका। मैंने बाहर आकर जरा धीरे से कहा कि जाओ भाई, जाकर शुन्नू से कहते क्यों नहीं हो? पहले तो उससे कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि शुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा? मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी वह दाम दे देंगे, समझे ना? जाओ, तुम कहो तो। चुन्नू की माँ तो कह रही है कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता। उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा शुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तेने दी थी ना? आशुतोष ने धीरे से कहा कि हाँ, दी थी। दूसरी ओर से शुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी? आशुतोष ने जिद बांधकर कहा कि दी तो थी, कह दो ना नहीं दी थी। नतीजा यह हुआ कि चुन्नू की माँ ने चुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी, कहती जाती कि हाय रे, अब हम चोर हो गए। यह कुलच्छनी औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैल गई।
फैल चली। पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि शुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजी क्यों कर डाली, ऐसे कोई बात भला कभी सुलझती है। बोली कि हाँ, मैं तेज़ बोलती हूँ। अब जाओ ना, तुम ही उसके पास से पजेब निकाल कर लाते क्यों नहीं? तब जानूँ जब पजेब निकलवा दो। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है, और शांति से तो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज़ होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद चुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि शुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है। वह पाजेब कितने की थी, मैं उसके दाम भर सकती हूँ। मैंने कहा, यह आप क्या करती हैं? बच्चे बच्चे हैं। आपने शुन्नू से सहूलियत से पूछा भी? उन्होंने उसी समय चुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा कि क्यों रे, बतानी क्यों नहीं देता? तेने पजेब देखी हो? चुन्नू ने ज़ोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और वह पतंग वाले को दे आया है। मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। तुम्हें ठीक मालूम है? हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तू भी चल, पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो? चुन्नू ने उसका आकार बताया, जो ठीक ही था। मैंने उसकी माँ की तरफ देखकर कहा कि देखिए ना, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है कि देखी है। माँ ने मेरे सामने चुन्नू को खींचकर तभी धम धम पीटना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी ना उधेड़ी तो मैं नहीं। मैंने बीच बचाव करके शुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पिटता रहा, रोया बिल्कुल नहीं, और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से वह देख रहा था। खैर, मैंने सबको छुट्टी दी। कहा कि जाओ बेटा, शुन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा कि आप उसे मारिएगा नहीं, और पाजेब कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। शुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हो? मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये कहानी है इतनी पढ़ेंगे। कहानी बहुत लंबी है। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो हम अगले लेक्चर में यानी कि शनिवार को करेंगे। इस कहानी में पाजेब कहानी में एक पाजेब की इर्द गिर्द ही जो कहानी है वह घूम रही है। जैसे कि लड़की जिद करती है अपने पिताजी से कि मुझे भी पाजेब दो। उसने पाजेब पहनी, दिखाई, और उसके बाद जो पाजेब है वो गुम हो जाती है। और जो पाजेब है वो गुम हो जाती है, तब उस पाजेब को लेकर उसके भाई पर शक किया जाता है और उसके भाई के दोस्त पर और नौकर पर, मगर किसी में से ही नहीं मिल रही, और पाजेब अभी तक किसी के पास नहीं मिली। और वह जो लेखक है, जो जानकारी मिली है दे रहे हैं कि हम बच्चों के पास में से भी वो पाजेब नहीं मिली। जो कहानीकार है वह अपने बच्चे को भी डांट कर पूछ रहा है, और जो पड़ोसी है उनके बच्चे को भी पूछ रहा है, मगर उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब इसका हम भी सस्पेंस रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें ही देखेंगे कि यह पाजेब कहाँ मिली। धन्यवाद।